अमित शाह का मथुरा दौरा शुरू हो चुका है। जनसंपर्क अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है और 31 संतों से संवाद भी करने वाले हैं। आज डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे अमित शाह। प्रबुद्धजनों से चर्चा करेंगे। बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने पहले दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद निकल पड़े डोर टू डोर कैंपेन के लिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यूपी फतह करने पर बीजेपी की खासी नजर है और इसीलिए स्टार प्रचारकों को उतारा गया है मैदान पर। इन्हीं स्टार प्रचारकों में शामिल हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलग अलग समय की ये तस्वीरें हैं। ब्रज जनों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर प्रबुद्ध जनों से भी संवाद करेंगे अमित शाह। इससे पहले उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और शुरू कर दिया अपना कैंपेन। डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं अमित शाह। उन्होंने पुष्प वर्षा भी की और ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं कृष्ण नगरी से। ब्रजवासियों से मुलाकात करने पहुंचे हैं अमित शाह। यूपी फतह करना ही एकमात्र मकसद और लगातार यहां पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसके बाद 31 संतों से संवाद भी करेंगे अमित शाह। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। ना सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बल्कि इलाका वासियों ने भी उनसे बातचीत की और उनका जोरदार स्वागत किया। कहीं फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया, कहीं पुष्प वर्षा की गई। यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया। वृंदावन से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग समय की, किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही वो वहां पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आज का उनका यही कार्यक्रम है। मथुरा पहुंचे हैं, 31 संतों से संवाद करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और फिर प्रबुद्ध जनों से चर्चा होगी। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, इससे पहले शुरुआत वहीं से की उन्होंने। जिस तरह से परंपरा रही है बीजेपी नेताओं की, सबसे पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद निकल पड़े हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। घर घर जाकर वोट मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी वही देंगे। पवन, और क्या क्या कार्यक्रम आज खास रहने वाला है अमित शाह का? देखिए, भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह वो अब वहां से मंदिर से निकल चुके हैं और थोड़ी देर के अंदर यहां कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। मैं यही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूं। सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और यहां से वो जो प्रभावी जो मतदाता है उनके साथ बैठक करेंगे, उनको बताएंगे कि सरकार के द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं, क्या क्या अभी रह गया है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ संबोधन होने वाला है? संबोधन होने वाला है अभी और 12:45 से शुरू होगा और करीब 3 घंटे का कार्यक्रम है और 2 सत्र का ये चलेगा यहाँ की अपनी मीटिंग। उसके बाद में 7वें में डोर टू डोर अमित शाह जी भ्रमण करेंगे। जीत का मंत्र देंगे, क्या कुछ मंत्र रहने वाला है? जीत का मंत्र देके जाएंगे। अब इस बार 5 सीट मथुरा की जीतेंगे? 5 सीट मथुरा की भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। तो आप सुन रही थी कि लगातार कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है कि गृह मंत्री आ रहे हैं, जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर के अंदर गृह मंत्री यहां पहुंचेंगे। पहले प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, उनको संबोधित करेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता और मतदाता हैं इस मथुरा के, उनको संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं यहाँ विकास के, अभी कहाँ कहाँ कमी रह गई है, उन पर और भी काम होना बाकी है। पवन, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और आप खुद देख पा रहे होंगे कितना जोश बीजेपी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब लीडर खुद मौके पर मौजूद रहता है तो जोश एक अलग ही लेवल का होता है। क्या कहेंगे? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की यही खास बात है, वो सबसे बड़े नेता से लेकर और सबसे छोटे कार्यकर्ता तक वो हमेशा अपना टच बना के रखते हैं। और यही कारण है कि जब 2014 में वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो उन्होंने खुद ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित किया और सीधे बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है उसमें जोश भरने का काम किया। क्योंकि पार्टी के जो लड़ने वाला कार्यकर्ता होता है वो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता होता है। नेता अपने आते हैं, जाते हैं, बड़ी रैलियां करते हैं, मंचों से उतरते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो असल में असली लड़ाई पार्टी के लिए कार्यकर्ता लड़ता है। उसी की जिम्मेदारी होती है पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की
उसी की जिम्मेदारी होती है मतदाता को अपने घर से निकालकर मतदान स्थल तक पहुंचाने की और वोट डलवाने की। तो अमित शाह उनकी बखूबी, उनकी जो जरूरत है उसको जानते हैं। अमित शाह जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है एक एक कार्यकर्ता, और उसी के चलते अमित शाह सीधा संवाद कार्यकर्ताओं के साथ बना के रखते हैं। उनको उनमें जोश भरने का काम करते हैं। कोशिश करते हैं कि अगर कहीं नाराजगी भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चुनाव के मौके पर कि कई सारे कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, लेकिन जब हमारा सबसे बड़ा नेता जब उनसे बात कर लेता है तो वो नाराजगी दूर हो जाती है और वो नाराजगी जो है वो उत्साह में बदल जाती है। तो अमित शाह की यही खूबी है और यही वो यहां आकर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है वो मंच पर अब नेता पहुंचना शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे और तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, विकास की बातें करेंगे, किस तरह से यहां डेवलपमेंट हुआ है, आगे क्या करना है, किस चुनावी रणनीति बनाई जाएगी कि पांचों विधानसभा, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव में मथुरा जिले में जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें से 4 सीट बीजेपी जीती थी, 8 सीट हार गई थी। लेकिन इस बार रणनीति जो है वो 5 सीट जीतने की है कि किस तरह से 5 सीट जीती जाएं, और उसमें सबके सहयोग की जरूरत है, उसमें सबके सहयोग की जरूरत है। उसीलिए आम कार्यकर्ता हो, आम जनता हो या साधु संत हो, उन सबके सहयोग की जरूरत है। उसी के चलते गृहमंत्री अमित शाह साधु संतों से भी बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह के विकास के काम अब तक हो चुके हैं और कहां कमी रह गई है, किन किन कामों पूरा किया जाना अभी बचा है। तो जब आगामी फिर से सरकार अगर बनती है तो फिर से उन बचे कामों को पूरे करने का काम जरूरत है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन भी जुड़ चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के बाद आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह, इसके बारे में जानकारी देंगे। नितिन, आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, अमित शाह बांके बिहारी मंदिर से भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर अब जो उनका श्री बाबा स्कूल में कार्यक्रम है, जहाँ वह साधु संतों से मुलाकात करके और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अमित शाह कुछ देर भोजन करेंगे और करीब आधा घंटे का जो भोजन का कार्यक्रम है, उस भोजन को कार्यक्रम करने के बाद वो वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड पर पहुंचेंगे और जहां से वो नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि आज जो है अमित शाह का करीब जो है 2:35 पर जो अमित शाह का जो उड़न खटोला है वो नोएडा के लिए रवाना हो जाएगा। जी नितिन, आज संतों के साथ भी मुलाकात करेंगे अमित शाह और संतों के साथ एक लंबे वक्त तक अमित शाह रह भी चुके हैं। काफी समय पहले की बात है, कई साल उन्होंने संतों के बीच में बिताए हैं। ऐसे में कितनी महत्ता है आज इस मुलाकात की? जी देखिए, अभी हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से बात हुई थी और श्रीकांत शर्मा ने कहा था कि जिस तरीके से अयोध्या और काशी का विकास हुआ है वह हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए मथुरा जो है उनके एजेंडे में है और उस एजेंडे को वो जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है काशी विकास की ओर गई है, काशी का जो मॉडल है वो आज पूरे देश और विश्व में देखा जाता है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जो गर्भगृह है उसका भी जो है अगर हम बात करें तो दिव्यता और भव्यता के साथ उसका निर्माण किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो आज वृंदावन के साधु संतों के साथ अमित शाह की बैठक है वो इसी मुद्दे पर होगी। साथ ही जो वृंदावन की जो 5 विधानसभा उनको लेकर होगी, साथ ही जो खाका खींचा जाएगा, क्योंकि वृंदावन जो है विश्व के पटल पर अपना एक स्थान रखता है धार्मिक महत्वता से। लेकिन अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो राजनीतिक केंद्र बना हुआ उसी तरीके से अब ये विकास का भी केंद्र बनने जाएगा, क्योंकि अयोध्या काशी के बाद जिस तरीके से भाजपा लगातार कहते रही और भाजपा के बड़े नेता कहते रहे, खुद मुख्यमंत्री कहते रहे, प्रधानमंत्री कहते रहे, तो कहा जा सकता है कि अब मथुरा की बारी है जो धार्मिक दृष्टि के साथ साथ अब राजनीतिक दृष्टि से भी विश्व के पटल पर जानी जाएगी। जी पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, मैं आपके पास लौटूंगी। मथुरा कितना अहम है बीजेपी के लिए? क्या घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल करेगी बीजेपी? जी जाहिर तौर पर हमने न्यूज 18 के दर्शकों को कुछ दिन पहले ये खबर बताई थी कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र कर सकती है, लेकिन वो जिक्र सीधे तौर पर नहीं होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते आए हैं। तमाम जो मठ और मंदिर हैं उनके भव्य निर्माण और उनके विकास की बात करते आए हैं, उनके मॉडल की बात करते आए हैं, चाहे वो अयोध्या मॉडल हो या वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अपना मॉडल हो, तो उसकी चर्चा करते आए हैं। तो उसी तर्ज पर मथुरा जन्मभूमि की बात हो या अन्य मंदिरों की बात हो, उन सबका विकास किया जाएगा, ऐसा बीजेपी के घोषणा पत्र में ये सब चीज सम्मिलित की गई है और अब से कुछ ही दिन के अंदर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। तो जाहिर तौर पर मथुरा एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि बीजेपी का चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, वो सब अपने भाषण में मथुरा का जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां से, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में 6 जगह से जन विश्वास यात्राओं की शुरुआत हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा चुना अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत के लिए। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा आ रहे हैं, तमाम नेता कार्यकर्ता और जनता से बातचीत कर रहे हैं, बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं।
उसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य लगातार मथुरा की यात्रा पर आते रहते हैं और उन्होंने ही ये नारे की शुरुआत की थी, अयोध्या काशी जारी है और अब मथुरा की बारी है। तो मथुरा जो है वो एक बहुत अहम मुद्दा बन जाता है, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम जो मुद्दे थे, संघ का जो एजेंडा था कई सारे मथुरा, काशी और अयोध्या को लेकर, तो काशी और अयोध्या का मुद्दा जो है लगभग खत्म कर दिया है। जी बिल्कुल, और इसी समुदाय को साधने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं मथुरा और लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। गणतंत्र दिवस पर जोश जज्बे और जुनून की झलक, अटारी बॉर्डर पर शानदार बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन। भारत माता की जय के नारों से गूंजा अटारी, वाघा बॉर्डर बीटिंग रिट्रीट में दिखा भारतीय जवानों का जोश। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक देशभक्ति के रंग में रंगा देश। 73वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की आन बान और शान, देश की सांस्कृतिक झांकियों ने मोहा मन, कई राज्यों की पारंपरिक झांकियां हुई शामिल। राष्ट्रपति कोविंद ने राजपथ पर फहराया तिरंगा, लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता की कमान में राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से किया गया सम्मानित, श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हुए थे शहीद। विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा की अगुवाई में राजपथ पर मिग 17 विमानों ने की पुष्प वर्षा। लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा के निर्देशन में परेड ने दी सलामी, जेएनके राइफल्स की 17वीं बटालियन में तैनात थे विजय कुमार मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल से किए जा चुके हैं सम्मानित। जगुआर एयरक्राफ्ट का अमृत फॉर्मेशन देख के दर्शक हुए मंत्रमुग्ध, 16 जगुआर विमानों ने बादलों के बीच दिखाए अनोखे करतब। राफेल विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजा राजपथ परिसर, 5 विमानों की फ्लीट ने आसमान पर दिखाए हैरत अंगेज कारनामे, 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा राफेल। बादलों के बीच में विमानों के फ्लाई पास्ट का शानदार नजारा, एरियल तस्वीरों में दिखाई दिए विमान उड़ा रहे पायलट। राजपथ पर सारंग विमानों का फ्लाई पास्ट, विंग कमांडर वाई श्रीधर के नेतृत्व में 5 सारंग विमानों ने दिखाया तिरंगा फॉर्मेशन। आसमान पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया एरो फॉर्मेशन, डबल सेंटर इंजन से लैस चिनूक दुर्गम स्थानों पर राहत और बचाव करने में सक्षम। कैप्टन अभय सिंह की अगुवाई में आकाश मिसाइल दस्ते ने दिखाया दम, स्वदेशी तकनीक से विकसित आकाश मिसाइल। कैप्टन अंशुमान तिवारी के नेतृत्व में राजपथ पर निकाला टैंक दस्ता, सेंचुरियन, भीष्म जैसे कई टैंक का प्रदर्शन। राजपथ पर बाइक राइडर ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, बाइक राइडर्स के स्टंट से दर्शक मंत्रमुग्ध। सीमा सुरक्षा बल के कैमल बैंड की धुन ने बांधा समा, बैंड की धुन पर कदम ताल नजर करते आए बीएसएफ के कैमल दस्ता। राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी, आजादी के 75 साल की उपलब्धियों की दिखी झलक, ओडीओपी योजना की उपलब्धियों और काशी विश्वनाथ धाम के विकास को दिखाया गया। उत्तराखंड की झांकी में दिखी विकास की झलक, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और चारधाम ऑल वेदर रोड का प्रदर्शन। राजपथ पर एआईएफ की झांकी, एयर टू एयर और एयर टू एयर सरफेस समेत कई घातक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन। राजपथ पर भारतीय नौसेना का मनमोहक नजारा, वॉरशिप और पनडुब्बी की दिखाई दी झलक। सीआरपीएफ की झांकी में शौर्य, बलिदान और गौरवशाली इतिहास की झलक, सरदार पटेल द्वारा राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने का समारोह दर्शाया गया। परेड के बाद राजपथ पर सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन, कई स्कूलों के बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने दी शहीदों को सलामी। पूर्व उपराष्ट्रपति
हामिद अंसारी का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है और देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। ये बड़ा बयान हामिद अंसारी का एक बार फिर सामने आया, जिस पर विवाद उपज गया है। हामिद अंसारी ने ये विवादित बयान दिया है हिंदू राष्ट्रवाद पर। कहा हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है और देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, ये कहना है हामिद अंसारी का। उन्होंने कहा कि देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ये विवादित बयान दिया है। हामिद अंसारी ने यह बयान दिया था वॉशिंगटन में एक इवेंट के आयोजन के दौरान। वर्चुअली ये बयान उन्होंने दिया और गौर करने वाली बात यह है कि 17 अमेरिकी संगठनों के समूह की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इनमें से एक संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी है। इसे त्रिपुरा सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार ठहरा चुकी है। यही नहीं, इस संगठन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने का आरोप है। इसके अलावा कुछ और संगठनों से भी इसका ताल्लुक है। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसको लेकर हामिद अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी विरोध के चलते कुछ लोग देश विरोधी बातें करते हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमान पूरी तरह महफूज हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है। कुछ लोग मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा करने में लगे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो लोग कि अच्छी तरह जानते हैं कि ये देश आज सकारात्मक माहौल के साथ चल रहा है। समाज का सभी हिस्सा तरक्की की बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी कर रहा है। ये वो देश है जिस देश में कि अब जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे रहे हैं। यहां पर जो है वो संवैधानिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सियासी सुरक्षा पूरी तरह से सशक्त है, मजबूत है। इसमें किसी तरह के कोई किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भारत बैशिंग ब्रिगेड है जो भारत बैशिंग ब्रिगेड जो है वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकती। और उधर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने भी इसको लेकर हामिद अंसारी पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब ऐसे लोग सरकार में रहते हैं तो चुप रहते हैं और जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो इनकी जिहादी मानसिकता जाग जाती है। दशकों तक संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले कुछ पदाधिकारी पद से उतरते के साथ ही पता नहीं ये जिहादी मानसिकता के शिकार क्यों हो जाते हैं। PFI जैसे संगठन हो या इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे संगठनों के कार्यक्रम हो, वहाँ जाकर के भारत को गरियाना और भारतीयता, भारतीय संस्कृति या भारतीय जीवन मूल्यों को कोसना, ये इनकी प्रकृति और संस्कृति सी बन गई है। जब ये पद पर रहते हैं तब चुप रहते हैं और जैसे उतरते हैं इनकी जो अंदर की जो जिहादी सोच है वो बाहर निकल के आ जाती है। ये जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, चाहे सिविक नेशनलिज्म की बात करें या हिंदू नेशनलिज्म की बात करें, इनकी कठिनाई ये है कि इनको नेशनलिज्म से ही दिक्कत है। तो वहीं बीएसपी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने भी हामिद अंसारी की बातों से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रह चुके लोगों को इस तरह की बातें बोलने से परहेज रखना चाहिए था। देखिए, हामिद अंसारी जी हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे हैं और वो जो बात बोल रहे हैं तो उनको ये भी भारत के इतिहास में देखना चाहिए कि यहाँ के लोग हजारों वर्ष से सर्वधर्म समभाव में के विचार को मानते हैं। सब लोग मिलते जुलते रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने जो प्रचार किया धर्म का, बुद्धिज़्म, उसका एक बड़ा विचार पूरे विश्व में फैला, उसको भी मानते हैं। नए तमाम धर्म आए हैं, उसको भी मानते हैं। कुछ व्यक्ति या समूह पूरे देश की भावना नहीं बनती है।
तो हामिद अंसारी जी को ऐसे मौके पर जब चुनाव हो रहा है, इस प्रकार की बात बोलकर वो क्या कहना चाहते हैं वो उनको स्पष्ट करना चाहिए। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में इस हर बच्चे से देखा। आइए एक नजर डालते हैं नीलकंदन नायर और प्रसिद्धि सिंह पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे।